ये पहली बार नहीं था जब मैं उस शहर से जहां पढ़ाई किया करता था वहां से कॉलेज की छुट्टियों में अपने गांव आ रहा था। लेकिन इस बार मेरे साथ जो हुआ वो ना तो पहले कभी मैंने अनुभव किया था और ना ही इन सब पर मेरा कोई खास विश्वास था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और आप सुन रहे हैं हिंदी हॉरर बुक की कहानियां। दोस्तों, ये कहानी मेरे ही एक मित्र के बड़े भाई के साथ घटी उस अप्रत्याशित घटना पर आधारित है जिसने उनकी सोच को सर के बल उलट दिया। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सुनते हैं शिवेंद्र की कहानी मेरी आवाज में। दोस्तों, मेरा नाम शिवेंद्र है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। आज मैं आपसे अपने साथ घटी उस घटना को साझा करना चाहता हूँ जिसने मेरे दिल और दिमाग को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या भूत प्रेत बस दादी नानी के किस्सों और कहानियों तक ही सीमित नहीं है, वो सच में भी हो सकते हैं। तो ये वाकया साल 1997 का है जब मैं अपनी कक्षा 10वीं की पढ़ाई मेरे गांव के ही एक सरकारी स्कूल से पूरी कर चुका था। उन दिनों मेरे गांव में जो स्कूल था वो कक्षा 10वीं तक ही था। मेरे पिता एक किसान थे, लेकिन वो चाहते थे कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए गांव से किसी नजदीकी शहर चला जाऊं। मेरी माँ और दादी भी यही चाहती थी। मैंने अपने गांव से तकरीबन 200-250 किलोमीटर दूर शहर के एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले लिया। साथ ही स्कूल के पास एक किराए का कमरा भी मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर ले लिया था। मेरे दोस्त का नाम रवि है। मैं और रवि शहर के स्कूल में पढ़ाई किया करते थे और हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आया करते थे। यह साल था 1999 जब मैं और रवि कॉलेज की सालाना परीक्षा देकर छुट्टियों में अपने गांव आने के लिए निकलने वाले थे। और मैंने अपने गांव आने की बात अपनी दादी को बताने के लिए पड़ोस के एक घर से टेलीफोन किया। उस समय मोबाइल और इंटरनेट का ज्यादा चलन नहीं था। मेरे गांव में एक ही टेलीफोन था जो हमारे घर से कुछ दूरी पर बने एक जमींदार के घर में लगा था। बातचीत के दौरान मेरी दादी ने मुझे कहा था मैं गांव आने के लिए वहां से सुबह जल्दी निकल जाऊं, जिससे अंधेरा होने से पहले ही मैं गांव पहुंच सकूं। उस समय मेरे गांव तक कोई बस या वाहन नहीं जाता था। गांव से तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर पहले तक ही पहुंचा जा सकता था, क्योंकि रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिस पर उस समय किसी तरह का कोई पुल या वाहन पार ले जाने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था। परीक्षा समाप्त होने के बाद सारे दोस्त अपने अपने घर जाने के लिए निकलने वाले थे, इसलिए सभी ने मिलकर सोचा कि साथ एक छोटी सी पार्टी कर लेते हैं। मैं और रवि भी मना नहीं कर पाए और हम इस पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी खत्म होते होते शाम हो चुकी थी। उसके बाद मैं और रवि अपने गांव जाने के लिए वहां से 4:30-5 बजे के आसपास बस में सवार हो गए। हम रात के करीबन
9 बजे मेरे गांव से कुछ दूरी पर बसे एक दूसरे गांव में पहुंचे। गांव के लिहाज से रात ज्यादा हो चुकी थी। गांवों में लोग 9-10 बजे तक खा पी कर आराम करने लगते हैं। उन दिनों गांव में बिजली वगैरह की भी कोई खास व्यवस्था नहीं थी। उस गांव से मैंने रिश्ते के एक चाचा से उनकी साइकिल ली और अपने गांव की ओर चल पड़े। चाचा हमें कुछ दूर, जहां तक उनके खेत पड़ते थे, छोड़ने आए। सावधानी से आगे जाने की बातें कहकर चाचा अपने घर वापस लौट गए। गर्मी का महीना था। खेतों में फसलों की कटाई हो चुकी थी। सारे खेत खाली और वीरान से दिखाई पड़ रहे थे। उनमें से कुछ खेतों में किसानों ने फसलों की कटाई के बाद शेष बच गए डंठलों में आग लगा दी थी और आग की लपटें ऊपर हवा में दूर तक उठ रही थीं। तेज हवाओं की वजह से पेड़ों के हिलने और सूखे पत्तों के आपस में टकराने की आवाजें भी बहुत तेजी से आ रही। हम दोनों खेतों के किनारे बनी पगडंडियों के सहारे साइकिल से आगे बढ़ते गए। हम चलते चलते नदी के किनारे तक आ पहुंचे थे। रास्ते में पड़ने वाली नदी को पार करने से पहले हमने साइकिल रोक दी। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। उस रात चांद की कुछ रोशनी थी। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी हम सुन सकते थे। हम देखने लगे कि नदी को कहां से पार करना चाहिए। तभी मुझे एक अजीब आवाज सुनाई थी, जो मेरा ही नाम पुकार रही थी। अचानक आई इस आवाज को सुनकर मैं चौंक गया। आखिर इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता था? मैंने यहाँ वहां देखा। कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे किसी के होने का आभास हो रहा था। मैं और मेरा दोस्त हिम्मत करके वहां गए तो देखा कि वो तो मेरे गांव के ही एक बूढ़े दादा हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 65 या 70 साल रही होगी। मैंने उनसे वहां होने का कारण पूछा तो बड़ी ही अटपटी सी आवाज में उन्होंने कहा, लेकिन हो गया ये आवाज सुनकर मैं और रवि एक ही विचार मन में लिए एक दूसरे की ओर देखते रहे। उसके बाद मैं, रवि और वो दादा नदी की ओर चलने लगे। रास्ते में बूढ़े दादा ने मुझसे कहा, मुझे कुछ खाना है, मुझे भूख लगी है। मैंने कहा, यहाँ क्या मिल सकता है, गांव पहुंचकर कुछ खा लेना। दादा ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, तुम्हारे बैग में क्या मीठा है वही खिला दो। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर दादा को मेरे बैग में पड़ी मिठाइयों के बारे में कैसे पता हो सकता था। तभी मेरे दोस्त ने डरते हुए मेरी ओर इशारा किया और कहा कि मैं दादा के पैरों की ओर देखूं, और मैंने
जो देखा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उस दृश्य ने सर से पांव तक सिहरन पैदा कर दी। दादा के पैर पूरी तरह से उल्टे और पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उनके पैर जमीन को भी छू नहीं रहे थे। ये सब देखकर हम दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। मेरा गला सूख गया था। डर की वजह से हमारी धड़कनें बहुत तेज चलने लगी। हमारी आवाज तक नहीं निकल पा रही। हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था अब क्या करेंगे। हम इसी उथेड़-बुन में नदी के घाट से नीचे आ चुके थे। तेज हवाओं के चलने और नदी में पानी की बहने की आवाज उस दृश्य को और भी ज्यादा भयानक बना रही। बूढ़े दादा ने अपनी आवाज में कहा, मेरे दोस्त ने साइकिल वहां न छोड़ने का इशारा किया। हमारे गांव में लोग मानते हैं कि लोहे की बनी किसी चीज को पास में रखने से भूत प्रेत पीछा नहीं करते। हमने साइकिल अपने साथ ही रखने का फैसला किया था और डरते डरते नदी में उतर गए। हम कुछ दूर चले होंगे कि पीछे से नदी में किसी के कूदने की जोर की आवाज आई। मैंने पीछे नहीं देखा और भगवान का नाम लेते हुए तेजी से नदी पार करने लगा। नदी के दूसरे किनारे पहुंचकर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, ना ही रवि और ना ही वो कोड़ा। मैंने रवि को कई आवाजें लगाई, रवि, रवि, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं किसी तरह अपने घर तक आ गया था। मैंने अपनी दादी और माँ को इस घटना के बारे में कांपती हुई आवाज में थोड़ा बहुत बताया। अगले दिन मैं बहुत बीमार पड़ गया। प्रेत बाधा समझकर मेरी गांव में झाड़ फूक भी करवाई गई थी। साथ ही पिताजी ने शहरी इलाज पर जोर दिया था। मुझे पूरी तरह से स्वस्थ होने में 3 महीने का समय लग गया था। उस रात रास्ता भटक कर हम नदी के उस किनारे तक जा पहुंचे थे जहां मरघट था। गांव के किसी इंसान का देहांत हो जाने पर उसी मरघट वाले घाट पर उसका दाह संस्कार किया जाता था। मेरी दादी ने मुझे सारी बात बताई और कहा मैं उस रात नदी में डूबने से बाल बाल बच गया। मेरे दोस्त रवि की मौत भी उसी रात नदी में डूबने से हो गई थी। उसकी लाश अगली सुबह गांव वालों को नदी में मिली थी। मैं इस बात पर आज भी यकीन नहीं कर पाता। जो दादा मुझे रास्ते में मिले थे, उनका देहांत 1 महीने पहले ही गांव के पास मौजूद एक सरकारी कस्बे के अस्पताल में हो चुका था। दादी ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार भी नदी के उसी किनारे पर किया गया था। तो दोस्तों, ये थी शिवेंद्र की कहानी। कहानी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।